तो दोस्तों गुड मॉर्निंग। इस YouTube के स्पेशल वीडियो में जी हाँ, हम कैमरामैन अपनी सिस्टर रीमा जायसवाल के साथ हैं और आज का जो टॉपिक है वो हम आपको बताना चाहेंगे फिजिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ स्क्रोडिंगर इक्वेशन विद हमारा जो मॉडल है जो हमने कई एपिसोड में बना रखा है, स्टैंडिंग वेव मूविंग नोट्स मॉडल। जी हाँ, ये सेंटेनरी ईयर है और ये स्पेशल एपिसोड है और स्पेशल एपिसोड 09। प्रोबेबली ये लास्ट एपिसोड है स्पेशल एपिसोड का। तो बाकी पहली चीज़ें हमने पहले के एपिसोड्स में आप जा सकते हैं, देख सकते हैं, आप नेट पे ढूंढ सकते हैं स्टैंडिंग वेव मूविंग नोट्स मॉडल को। SWMN से आपको मिल सकता है यूट्यूब पे और फेसबुक पर भी है। तो इसलिए हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, हम मैथमेटिकली चीज़ों को समझाने की कोशिश करेंगे। तो श्रोडिंगर इक्वेशन जो है, एक बार उसको वन डायमेंशनल श्रोडिंगर इक्वेशन हम लिख लेते हैं। आई एच बार मतलब h/2 पाई डेवर बाई डेवर टी साई मतलब वेव फंक्शन एक्स टी का इज इक्वल टू माइनस h² बाई 2m। मोबाइल ज़्यादा हिलाइएगा मत, एकदम आराम से। हाँ, डेवर x² डेवर एक्स साई एक्स टी मतलब डबल डेरिवेटिव प्लस यू एक्स पोटेंशियल एनर्जी जहाँ पार्टिकल है मल्टीप्लाइड बाई साई एक्स टी। तो दोस्तों ये जो इक्वेशन डेवलप हुई है, जैसा कि पहले के एपिसोड में आपको बताया कि ये इक्वेशन इसी कंस्ट्रेंट्स में चलती है। कंस्ट्रेंट क्या है? टोटल एनर्जी E बराबर होता है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी जो पोजीशन का फंक्शन है पार्टिकल, प्लस आपका काइनेटिक एनर्जी जो कहीं ना कहीं मोमेंटा स्क्वायर बाई 2m। इस तरह से इस कंस्ट्रेंट में ओवरऑल चीज़ें चलती है ना। तो कहने का मतलब ये है कि अगर हम थोड़ा सा बता दें आपको कि अगर ये न्यूक्लियस है, क्या है न्यूक्लियस, अगर इलेक्ट्रॉन मान लीजिए कि एक रदरफोर्ड ऑर्बिट में था, ये इलेक्ट्रॉन एज अ सिंगल पार्टिकल नेगेटिव चार्ज के साथ, तो धीरे धीरे इसकी रेडियाई जो है वो कम होती, रेडियाई धीरे धीरे कम होती और ये न्यूक्लियस में गिर जाता। बोर साहब ने कहा कि नहीं, अगर एक कुछ ऐसी रेडियाई होंगी जो MVR इक्वल टू NH/2 पाई, इस तरह से कुछ ऐसी रेडियाई होंगी जिसमें ये रोटेट कर सकता है। तो दोनों मॉडल को अगर हम एक साथ लाने की कोशिश करें तो आप ये कर सकते हैं कि ये न्यूक्लियस रख लीजिए और पहले ही इस मान लीजिए किसी भी एक रदरफोर्ड रेडियाई में इलेक्ट्रॉन है और इसको पहले घूमने दीजिए, तो एनर्जी लूज करेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन लूज करेगा मैक्सवेल्स के अनुसार। तो वो लूज करते करते कभी, अब आप देखिए कि इसकी रेडियाई इलेक्ट्रॉन, वैसे तो वो घूम रहा है सर्कुलर पाथ में, लेकिन इसी पॉइंट पे इसी एक्सिस पे फोकस करने लगी है तो आपको ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मिल जाएगा। रेडियाई जो थी पहले जो थी वो R थी, अब यहाँ पर रेडियाई R माइनस डेल्टा R हो गई ना। तो जो भी एनर्जी इसने लूज की, रेडियाई कम हो गई। ठीक है, सेकंड एजम्पशन ये मान लेते हैं कि जो भी इलेक्ट्रॉन ने एनर्जी लूज की वो उसने उस सिस्टम से बाहर नहीं जा पाई, मतलब इलेक्ट्रॉन सिंगल पार्टिकल नहीं, इलेक्ट्रॉन के साथ एक नेगेटिव क्लाउड है। क्या है? इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट के साथ एक नेगेटिव क्लाउड है। तो इलेक्ट्रॉन जो है एक्चुअली में एक तरह से इलेक्ट्रॉन जब सर्किल में घूम रहा था
तो एनर्जी लूज कर रहा था, लेकिन वो क्लाउड के इलेक्ट्रॉन के क्लाउड में एब्जॉर्ब हो जा रही थी। अब क्या है, यहाँ तक इलेक्ट्रॉन आया, रेडियाई घट गई, उसके बाद क्लाउड से एनर्जी वापस पार्टिकल में जाएगी, तो कुछ समय बाद पाएंगे पार्टिकल आप यहाँ होते हुए एक्चुअली में फिर यहीं पहुँच जाएगा। तो ये क्या है, मीन पोजीशन है, ये एक्चुअली में यही बोर रेडियाई है, जो एक तरह से मीन सेंस में MVR बराबर NH/2 पाई, इस तरह से ये रेडियाई मीन रेडियाई होती है। तो अगर केवल एक ही दिशा में अगर हम अपने आप को फिक्स कर लें तो पार्टिकल कभी यहाँ दिखेगा, कभी मीन पे दिखेगा, कभी पास दिखेगा, एक तरह से ऑसिलेट करता दिखेगा। और जिस एनवायरनमेंट में, जिस फील्ड में ये ऑसिलेट करेगा, एक्चुअली में अपने ही क्लाउड में वो ऑसिलेट करेगा, अपने ही नेगेटिव चार्ज में। तो ओवरऑल हम वन डायमेंशन के लिए ये मान सकते हैं, जो फिजिकल सिचुएशन ये है, और ऊपर से लिखो फेज है ना, नहीं कोई दिक्कत, वन डायमेंशन के लिए हम मान सकते हैं, देखिए लाइट भी आ गई, कि न्यूक्लियस है और वन डायमेंशन में इलेक्ट्रॉन मान लीजिए यहाँ पर है पार्टिकल, और ये पूरा सिस्टम एक्चुअली में इलेक्ट्रॉन के नेगेटिव क्लाउड से बना है, नेगेटिव क्लाउड से, नेगेटिव मासलेस पार्टिकल के क्लाउड से बना हुआ है ना। और जब इलेक्ट्रॉन पे कोई फोर्स नहीं रहेगा, कुछ नहीं रहेगा, तो इलेक्ट्रॉन काफ़ी ज़्यादा इसमें वेलोसिटी होगी, मतलब इलेक्ट्रॉन की एक वेलोसिटी होगी v, एक इसका मास है इस पार्टिकल का m, ये पूरा मास नहीं है, ये बचा हुआ मास है जो पार्टिकल के रूप में दिख रहा है, इस पे कुछ बचा हुआ चार्ज है। और ये नेगेटिव जो चार्जेस है मासलेस पार्टिकल में बहुत थोड़ा मास है, जो बाकी के इलेक्ट्रॉन के मास को रखता है, चार्ज को रखता है ये मासलेस पार्टिकल। तो एक्चुअली में जब इस वेलोसिटी के साथ वो आएगा तो इलेक्ट्रॉन धीरे धीरे स्लो होगा, अपना जो भी मोमेंटा है वो लूज करेगा मासलेस पार्टिकल्स के क्लाउड में ना, मासलेस पार्टिकल के क्लाउड में ये लूज करेगा अपना मोमेंटा। अब इतना अगर हम समझ गए तो इस वन डायमेंशनल इक्वेशन को देखते हैं। इस वन डायमेंशनल इक्वेशन को आप देखिए तो इसको कायदे से देखने पे आपको लगेगा कि हाँ, साई जो था एक्चुअली में वो वेव फंक्शंस था, कि हर एक पॉइंट पे कोई एक चीज़ है, हर एक पॉइंट पे कोई एक चीज़ है जो वैरी कर रही है। तो जैसे श्रोडिंगर साहब ने माना था इनिशियली कि साई कुछ नहीं, मासलेस पार्टिकल्स की डेंसिटी है हर एक पॉइंट पर। तो एक्चुअली में साई जो है वो एक फिज़िकल क्वांटिटी है, और हर एक पॉइंट पर वो जो क्वांटिटी वैरी कर रही है समय के साथ, वो चार्ज डेंसिटी एक्चुअली में वैरी कर रही है ना, चार्ज डेंसिटी। मैथमेटिक्स की सिंप्लिसिटी के लिए साई को एक तरह से कॉम्प्लेक्स नंबर यूज कर लिया गया था, मैथमेटिक्स ताकि इजी हो जाए ना। इसलिए चूँकि पूरी सिचुएशन एक फिजिकल सिचुएशन हमने दिखाई, और फिजिकल सिचुएशन यहाँ दिखाने की कि आखिर किस चीज़ की वेव है ये मासलेस पार्टिकल्स की चार्ज डेंसिटी है, जो हर एक पॉइंट, पोजीशन और टाइम पे पार्टिकल के मूवमेंट के साथ बदल रही है। तो जब ये पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन का पार्टिकल पास आएगा तो अपना मोमेंटा खोएगा, मासलेस चार्ज पार्टिकल पास आएंगे, रिपेल करेंगे, मोमेंटा मासलेस पार्टिकल्स में जाएगा ना। और ये मासलेस पार्टिकल्स एक्चुअली में ये स्लो होंगे, तो स्लो होंगे तो एक्चुअली में पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी, सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी तो काइनेटिक एनर्जी घटनी चाहिए। लेकिन चूंकि मोमेंटा पार्टिकल से वेव इस यहाँ पे चला गया है मासलेस पार्टिकल्स में ना, तो मोमेंटा आप फिक्स कर लीजिए। तो अगर मोमेंटा फिक्स कर लेंगे तो फिर क्या होगा कि अगर पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है तो इसका मतलब सिस्टम का मास बढ़ना चाहिए। जी हाँ, जैसे जैसे पार्टिकल अपना मोमेंटा खोएगा, मास और वेलोसिटी खोएगा, वैसे वैसे क्लाउड मोमेंटा उसमें ट्रांसफ़र होगा। लेकिन पोटेंशियल एनर्जी भी चूँकि बढ़ रही है, तो जो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी, जो क्लाउड मास गेन करेगा, उसी के कारण क्या बोलते हैं, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी। और क्लाउड प्लस पार्टिकल एक्चुअली में मास गेन करेंगे तो टोटल मास बढ़ जाएगा यहाँ पर ना, तो काइनेटिक एनर्जी घट जाएगी। जी हाँ, जो इक्वेशन बोल रही है सीधा सीधा, काइनेटिक एनर्जी टोटल घट जाएगी, क्योंकि मोमेंटा फिक्स है, तो इसलिए पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाएगी।
तो इस इक्वेशन, चूँकि ये फिजिकल इक्वेशन है तो इसलिए साई को हमको इसकी रियल वैल्यू से मतलब रखनी चाहिए साई की। तो अगर हम आई, तो चूँकि आइगन वैल्यू प्रॉब्लम के अनुसार, चूँकि हमने देखा कि श्रोडिंगर साहब ने अपनी इक्वेशन में ये ई को एक तरह से साई को इधर मल्टीप्लाई कर दिया था, एक्स और टी का फंक्शन है, और इस दूसरी तरफ भी एक्चुअली में उन्होंने साई से मल्टीप्लाई कर दिया था, यू प्लस काइनेटिक एनर्जी ना। तो एक्चुअली में वो ई तो कांस्टेंट है, चलिए, तो अब यहाँ पर ई कांस्टेंट है तो इसको इन्होंने एनर्जी ऑपरेटर मल्टीप्लाइड बाई साई से रिप्लेस कर दिया था, और इधर इन्होंने यू एक्स मल्टीप्लाइड बाई साई, ये साई एक्स टी आप समझिएगा, मतलब एक्स इंटू टी यही समझिएगा, प्लस इसको ये पी बाई 2m मल्टीप्लाइड बाई पी इंटू साई एक्स टी ना, और इसको इन्होंने मोमेंटम ऑपरेटर से रिप्लेस कर दिया और साई एक्स ओ टी ना, और उन्होंने एक्चुअली में मोमेंटम ऑपरेटर को एक्चुअली में किसके करस्पॉन्डिंग रखा, माइनस आई एच बार डेवर बाई डेवर एक्स, और एनर्जी ऑपरेटर को जो उन्होंने रिप्लेस किया आई एच बार डेवर बाई डेवर टी ना। और इस तरह से एक तरह से आइगन वैल्यू प्रॉब्लम कि जब भी इस ऑपरेटर से हम एनर्जी ऑपरेटर से इस पे करेंगे ऑपरेटर तो टोटल एनर्जी आ जाएगी, और इसी तरह से अगर मोमेंटम ऑपरेटर से करेंगे तो एक्चुअली में मोमेंटम ऑपरेटर से जब करेंगे तो टोटल मोमेंटा सिस्टम का आ जाएगा। तो मैथमेटिकल सिंप्लिसिटी के लिए जो उन्होंने साई का फॉर्म लिया था वो ई टू द पावर आई के एक्स माइनस ओमेगा इंटू टी लिया था। तो इस फॉर्म के लेने की वजह से मैथमेटिकल सिंप्लिसिटी से आइगन वैल्यू प्रॉब्लम सेट करने से, ताकि जो भी इक्वेशंस हैं उनसे मैथमेटिकल रिजल्ट निकाला जा सके, जो भी ओवरऑल कॉन्स्टेंट आपको यहाँ पे दिख रहा है टोटल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, इसको डिफरेंशियल इक्वेशन में बदला जा सके आसानी से। तो मैथमेटिकल सोफिस्टिकेशन के लिए साई को कॉम्प्लेक्स नंबर ट्रीट किया गया था, लेकिन पूरी सिचुएशन एक फिजिकल सिचुएशन, रियल सिचुएशन है, इसलिए जो भी हम इस इक्वेशन, श्रोडिंगर इक्वेशन है, इसको रियल सेंस में इंटरप्रीट करने की कोशिश करेंगे। आप आई को अंदर ले आइए और दोनों तरफ एच बार से डिवाइड कर दीजिए, तो इक्वेशन आपकी एक्चुअली में हो जाएगी, इक्वेशन आपकी हो जाएगी, या रेफरेंस पन्ने में हम अगर आ जाएं, अरे उधर जगह है अभी इस पेज में, अरे इधर है कोई नहीं, हाँ ठीक, आधा पेज इधर खाली है। नहीं ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे ये देखिए, ये हो जाएगी डेवर बाई डेवर टी, ये मैं कैमरा पास कर देना, हाँ पास है, ये आई अंदर ले आइए, आई साई एक्स टी इज इक्वल टू माइनस एच बार अपॉन 2m डेवर स्क्वायर डेवर एक्स स्क्वायर साई एक्स टी प्लस ये आपका दूसरा जो फैक्टर होगा वहाँ 1 अपॉन एच बार यू एक्स इंटू साई एक्स टी। कहने का मतलब है कि एक्चुअली में कहने का मतलब है कि इक्वेशन आपको जो फिर से आपको लिख के दे दे, डेवर बाई डेवर टी हो जाएगा आई साई एक्स टी इज इक्वल टू माइनस एच बार 2m डेवर स्क्वायर अपॉन डेवर एक्स स्क्वायर साई एक्स टी प्लस 1 अपॉन एच बार यू एक्स इंटू साई एक्स टी। इस इक्वेशन में हमने कहा ना कि साई एक तरह से मैथमेटिकल रेसिड्यू है, यह एक्चुअली में हमको इन चीज़ों को रियल टर्म में पढ़ना पड़ेगा। तो अगर साई कॉम्प्लेक्स नंबर हमने ले भी लिया है, तो अगर इसको साई के मैग्नीट्यूड से अगर केवल मतलब रखें, तो चाहे हम आई साई एक्स कोई कॉम्प्लेक्स नंबर साई लें, उसका मैग्नीट्यूड लें,
या उस कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर आई से मल्टीप्लाई कर दे उसका मैग्नीट्यूड ले, दोनों की वैल्यूज़ वही होंगी। तो एक्चुअली में आई साई एक्स हो या साई एक्स हो, अगर हम केवल मैग्नीट्यूड तक अपने आप को सीमित रखें तो एक्चुअली में ये जो क्वांटिटी है, अगर हम मैग्नीट्यूड तक अपने आप को सीमित रखते हैं तो ये क्वांटिटी जो है, चाहे साई एक्स हो चाहे आई साई एक्स हो, मैग्नीट्यूड के टर्म में अगर इस चीज़ को हम कन्वर्ट कर लें तो एक्चुअली में हम कोई अंतर नहीं पड़ेगा। और राइट हैंड साइड में चाहे आई साई एक्स हो चाहे साई एक्स हो, हमने पहले बताया ना कि अगर मैग्नीट्यूड को ही कंसीडर करें तो एक्चुअली में इक्वेशन पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा ना। तो अगर हम आई साई एक्स को एक तरह से, अगर हमको मैथमेटिकल दिक्कत ना होती और मैथमेटिकली हम उसको ना बदले होते कॉम्प्लेक्स नंबर में, अगर हम मैग्नीट्यूड के टर्म में इक्वेशन करस्पॉन्डिंग लिखना चाहें, कि हम केवल मैग्नीट्यूड के टर्म में दर्शाना चाहें, तो ये इक्वेशन आपको इस तरह से दिखेगी, डेवर बाई डेवर टी साई एक्स टी, जहाँ साई एक्स टी क्या है, एक रियल क्वांटिटी है, मैग्नीट्यूड है जिसका रियल क्वांटिटी है ना। आप मैग्नीट्यूड हम साइन लगा दें तब भी आप समझ सकते हैं, और ना भी लगाएं तो आप समझ लीजिए कि साई एक्स टी हमारे मॉडल में एक रियल चीज़ है। क्या है? रियल चीज़। और ये बराबर बाकी सब चीज़ें वहीं रहेंगी। तो एक्चुअली में हमने बताया ना साई क्या है, साई क्या है, मासलेस पार्टिकल्स की डेंसिटी, मासलेस पार्टिकल की डेंसिटी। तो ये जो मासलेस पार्टिकल की डेंसिटी है पर यूनिट वॉल्यूम, ये डेंसिटी कैसे चेंज हो रही है इक्वेशन से देखिए आप, ये तो पूरा कांस्टेंट है, ये एक्चुअली में डिफ्यूजन का टर्म है। ये क्या है? मासलेस पार्टिकल की डेंसिटी डिफ्यूजन के कारण, और दूसरा टर्म है क्या, जो पार्टिकल के मूवमेंट के कारण डेंसिटी चेंज हो रही है, रिबाउंड के कारण। कहने का मतलब क्या है कि वेव इंटरप्रिटेशन जो है वो इस तरह से है कि ये न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस में इलेक्ट्रॉन ये रहा, और ये अपने ही क्लाउड में, अपने ही मासलेस पार्टिकल्स के अपने ही नेगेटिव क्लाउड में एक्चुअली में ये इलेक्ट्रॉन जो है वो, जिसमें बचा हुआ चार्ज ई बार, बचा हुआ मास एम बार, जिसमें वेलोसिटी वी, ये अपने ही क्लाउड में एक्चुअली में ऑसिलेट कर रहा है ना, और मोमेंटम एक्सचेंज कर रहा है। अगर हम कोई भी बगल वाले इसके इर्द गिर्द एक वॉल्यूम ले लें, मान लीजिए पोजीशन एक्स है ये, अगर हम एक वॉल्यूम ले लें, पर यूनिट वॉल्यूम ले लें ना, तो चार्ज डेंसिटी यहाँ कैसे चेंज होगी इस वॉल्यूम में पर यूनिट टाइम, डेवर बाई डेवर टी साई एक्स टी, जहाँ साई एक्स टी एक रियल चीज़ है। ये डिफ्यूजन के कारण भाई ज़्यादा कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर पार्टिकल डिफ्यूज करेंगे, अगर पार्टिकल ना भी मूव करे तो एक्चुअली में ये हो जाएगा डिफ्यूजन कोफिशिएंट, डिफ्यूजन कोफिशिएंट आप लिख लीजिए माइनस डी डिफ्यूजन कोफिशिएंट ना, डेवर स्क्वायर बाई डेवर एक्स स्क्वायर साई एक्स टी, ठीक, प्लस पार्टिकल मूव करेगा तो बहुत सारे पार्टिकल्स को ये वापस ठेलेगा भी, रिबाउंड भी करेगा। जब पार्टिकल मूव करेगा, पार्टिकल रेस्ट पे नहीं है, पार्टिकल मूव भी कर रहा है। पहले तो पार्टिकल को रेस्ट मान लीजिए, तो बगल वाला वॉल्यूम जो इसके जस्ट बगल वाला वॉल्यूम है, मतलब आप यही कंसीडर करिए, वो डिफ्यूजन से गेन करेगा। लेकिन अगर डिफ्यूजन ना भी होता, अगर पार्टिकल मूव करता, तो ये वाले वॉल्यूम में, इस वॉल्यूम में पार्टिकल के मूवमेंट के कारण बहुत सारे पार्टिकल्स इस वॉल्यूम में पार्टिकल के मूवमेंट के साथ, रिबाउंड के साथ आते, तो वो वाला जो टर्म होगा एक्चुअली में दोनों ही चार्ज डेंसिटी को चेंज करेंगे, और वो जो दूसरा टर्म हो जाएगा वो रिबाउंड के कारण हो जाएगा, जिसको हम कांस्टेंट बी के साथ, वेलोसिटी एक तरह से पोटेंशियल एनर्जी का फंक्शन है, मल्टीप्लाइड बाई रिबाउंड, कहीं ना कहीं जो जितना ज़्यादा कंसंट्रेशन रहेगी चार्ज डेंसिटी की उस पॉइंट पे, उसके प्रोपोर्शनल होगा। श्रोडिंगर इक्वेशन भी वही तरह है, उसी मॉडल पे हमने इसको डिफाइन करने की कोशिश की है। तो यहाँ डी और कुछ नहीं है एक्चुअली में, माइनस एच बार अपॉन 2m है, डेवर एक्स स्क्वायर साई एक्स टी
प्लस बी की वैल्यू कुछ नहीं है 1/h बार यू एक्स इंटू साई एक्स टी। ये श्रोडिंगर इक्वेशन है, फिजिकल इंटरप्रिटेशन हमने समझाने की कोशिश की ना। और आप ये भी देखिए, अब जो पार्टिकल्स आ रहे हैं डिफ्यूजन के कारण आ रहे हैं, रिबाउंड के कारण आ रहे हैं, लेकिन ये मासलेस पार्टिकल्स हैं। तो जैसे जैसे ये पार्टिकल्स अपना मोमेंटम खोएगा, मासलेस पार्टिकल पास आएंगे। कोई भी दो मासलेस पार्टिकल ले लीजिए, अगर यहाँ पर पहले दूर थे ये दोनों मासलेस पार्टिकल, जैसे जैसे पार्टिकल पास आएगा तो दोनों टच करेंगे। जब दोनों टच करने लगेंगे, जैसे ही टच करेंगे मासलेस पार्टिकल, तो एक्चुअली में रिपल करेंगे। क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। तो काइनेटिक एनर्जी जो इस पार्टिकल की रहेगी, क्लाउड के रिपल्सन में बदलेगी, उसके पोटेंशियल एनर्जी में बदलेगी। और होगा क्या कि जब और करीब आएंगे तो ये मासलेस पार्टिकल एक्चुअली में डिफॉर्म भी होंगे, सरफेस एरिया को बढ़ाएंगे, सरफेस एरिया को बढ़ाएंगे। जितना ज़्यादा सरफेस एरिया बढ़ेगा उतना ज़्यादा रिपल्सन होगा, उतना ज़्यादा रिपल्सन होगा ना। तो और आप देखोगे कि इस वॉल्यूम में अगर ज़्यादा पार्टिकल आएंगे इसी वॉल्यूम में, तो आप इन पार्टिकल्स को और पतला करके और सरफेस एरिया बढ़ा के और तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हो। इसी वॉल्यूम में अब 4 पार्टिकल आ गए तो सरफेस एरिया भी बढ़ गया ना। एक्चुअली में मासलेस पार्टिकल के टच से ही रिपल्सन है। तो अगर इस वॉल्यूम में अगर हम फील्ड को नापना चाहेंगे, फील्ड को, तो आप कोई भी एक मासलेस पार्टिकल दूसरा जो है मासलेस पार्टिकल रख दीजिए। तो वो पहले यहाँ पर एक जो अगर फील्ड को मतलब एक कोई बाहरी चार्ज को रखेंगे, मासलेस चार्ज मान लीजिए रखिए, तो मासलेस चार्ज को रखेंगे तो केवल अभी वो 2 सरफेस पा रहा है। लेकिन जैसे जैसे डिफ्यूजन के कारण, रिबाउंड के कारण वो अब 4 सरफेस पाएगा। क्या पाएगा? 4 सरफेस पाएगा। तो फील्ड की वैल्यू भी बढ़ेगी क्योंकि नंबर ऑफ मासलेस पार्टिकल्स बढ़ गए। लेकिन ये हमेशा क्या बोलते हैं, जितना मन चाहे उतना आप मासलेस पार्टिकल्स नहीं भर सकते हैं। क्यों? क्योंकि होगा क्या कि कुछ समय के बाद, मान लीजिए इस वाले पोजीशन में देखिए, ये न्यूक्लियस है, अभी मासलेस पार्टिकल्स लगभग टचिंग कंडीशन पे हैं ना, और जो मेन पार्टिकल है वो यहाँ पे है, ठीक है ना। तो ये टच कर रहा है। तो अगर आप फील्ड नापना चाहेंगे तो एक मासलेस पार्टिकल को टेस्ट चार्ज को लाइए, उसके करस्पॉन्डिंग मासलेस पार्टिकल को, तो एक्चुअली में एक ही पॉइंट पे कांटेक्ट है। जब ये और मूवमेंटा लूज करेगा, क्लाउड और श्रिंक करेगा एक्चुअली में, तो पता लगा मासलेस पार्टिकल्स कुछ इस तरह से दिखेंगे ना, सरफेस एरिया बढ़ जाएगा। तो पता लगा आप जब टेस्ट चार्ज को रखेंगे यहाँ पर, तो एक्चुअली में 1 सरफेस, 2 सरफेस, 3 सरफेस, तो इसलिए 3 सरफेस से इसको मोमेंटा मिलेगा मासलेस पार्टिकल्स के, समझ रहे हैं ना। तो फील्ड की वैल्यू बढ़ जाएगी। लेकिन जब और पार्टिकल पास आएगा तो आप पता लगाओगे कि ठीक है, ये 4 पार्टिकल अभी इस एक सरफेस पे आ रहे थे, तो आप पता लगाओगे कि अभी भी नंबर ऑफ पार्टिकल्स तो ज़्यादा आए, डिफ्यूजन और रिबाउंड से ज़्यादा आए, लेकिन क्या बोलते हैं, सिचुएशन इस तरह से हो सकती है कि अभी 2 पार्टिकल आए तो 2 सरफेस अवेलेबल था, 4 पार्टिकल आ गए उसी वॉल्यूम में तो 4 सरफेस अवेलेबल हो गया। लेकिन कभी कभी ऐसा हो सकता है कि और ज़्यादा पार्टिकल आने पर, 10 पार्टिकल आने पर 5 ही पार्टिकल का सरफेस अवेलेबल हो पाए, बाकी 5 का सरफेस यहाँ हिडन हो जाए क्योंकि पार्टिकल बहुत ज़्यादा करीब आ गए हैं ना। तो ये जो सरफेस हिडन हो जाएगा, एक्चुअली में ये जो हिडन सरफेस है, एक्चुअली में ये अवेलेबल नहीं रहेगा, ये सरफेस अवेलेबल नहीं रहेगा मासलेस पार्टिकल के साथ इंटरेक्ट करने को, फील्ड बढ़ाने में। एक्चुअली में यही हिडन जो सरफेस है, यही एक्चुअली में मास का काम करेगा। क्या करेगा? मास का। तो इक्वेशन को लिखते समय, बायोरिएक्टर या केमिकल इंजीनियरिंग के पर्सपेक्टिव से लिखते समय, हमको इस इक्वेशन को थोड़ा सा मॉडिफाई करना पड़ेगा, श्रोडिंगर इक्वेशन को, उस जैसी इक्वेशन को
तो डेवर बाई डेवर टी साई एक्स टी इज इक्वल टू माइनस एच बार अपॉन 2m डेवर स्क्वायर अपॉन डेवर एक्स स्क्वायर साई एक्स टी। फ्रेश पन्ने में ले लेते हैं, अब अंतिम पन्ना है रीमा, ठीक। तो हो क्या रहा है कि किसी पॉइंट पर, ये न्यूक्लियस है, किसी पॉइंट पर पार्टिकल के मूवमेंट के कारण अगर उसके बगल वाले वॉल्यूम में एक्चुअली में चार्ज डेंसिटी जो चेंज होगी वो 3 फैक्टर के कारण होगी। चार्ज डेंसिटी 3 फैक्टर के कारण, पर यूनिट समय पे जो चार्ज डेंसिटी चेंज होगी वो इस तरह से चेंज होगी। एक डिफ्यूजन के कारण माइनस एच बार अपॉन 2m डेवर स्क्वायर बाई डेवर एक्स स्क्वायर साई एक्स टी प्लस 1 अपॉन एच बार यू एक्स इंटू साई एक्स टी माइनस, क्योंकि हमने बताया ना कि सारे सरफेस अवेलेबल नहीं है, कुछ जो सरफेस हैं हिडन सरफेस हो जाएंगे, हिडन सरफेस हो जाएंगे जो एक तरह से मास का काम करेंगे। इसी को कहते हैं क्लाउड ने मास गेन कर लिया। क्लाउड ने एक्चुअली में कुछ पॉइंटों पर वो मास गेन कर लेगा क्लाउड, और पता लगेगा कि ये ब्लर हो जाएगा। तो जहाँ पे ज़्यादा क्या बोलते हैं मास अब दिखेगा, वो पार्टिकल की नई पोजीशन दिखेगी, पार्टिकल की नई पोजीशन दिखेगी और मास ब्लर दिखेगा, मास ब्लर दिखेगा ना। तो एक्चुअली में तीसरा जो टर्म हमको लिखना है वो पार्टिकल लॉस के संदर्भ में लिखना है, और वो पार्टिकल लॉस भी किस पे डिपेंड करेगा, कितना तेज पार्टिकल है, मूव कर रहा है, मतलब उसकी एनर्जी पे, मल्टीप्लाइड बाई कंसंट्रेशन कितना है, मासलेस चार्ज पार्टिकल की कंसंट्रेशन कितना है, वो लॉस होगा। और इसी को हमने एक जो है नया कांस्टेंट दे देंगे, हम इसको s दे देंगे, ये कुछ नहीं स्पिन कांस्टेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, स्पिन कांस्टेंट ना। तो श्रोडिंगर इक्वेशन ये एक्चुअली में रिलेटिविस्टिक श्रोडिंगर इक्वेशन हो जाएगी। और हमने बताया ना कि जो हमने जहाँ पे ये मास क्या है, ये मास टोटल मास है, पार्टिकल का मास और प्लस क्लाउड का मास, पार्टिकल प्लस क्लाउड का मास, जो हम एनर्जी लिखते हैं E बराबर पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, तो उसको p स्क्वायर बाई 2m लिखते हैं। तो p क्या है, मोमेंटा है। किसका मोमेंटा है, पार्टिकल में जो मास है उसके कारण मोमेंटा, जो मासलेस क्लाउड के कारण मासलेस पार्टिकल्स में जो मोमेंटा ट्रांसफर हो रहा है उसका मोमेंटा। ये दोनों मोमेंटा बराबर है, कांस्टेंट है, क्योंकि क्लाउड मतलब वेव का जो मोमेंटा है एक्चुअली में मासलेस पार्टिकल्स के मोमेंटा से ही आया है ना, और मासलेस पार्टिकल में वो मोमेंटा पार्टिकल से आया है, तो इसलिए टोटल मोमेंटा फिक्स है। तो मास क्या होगा, मास टोटल मास होगा, इलेक्ट्रॉन का मास प्लस जो इलेक्ट्रॉन का मास क्लाउड में स्प्रेड है, क्लाउड में स्प्रेड है ना। तो एक्चुअली में जो इक्वेशन आएगी वो जो मास को भी एकोमोडेट करेगी, कैसे सिस्टम का मास चेंज कर रहा है, और स्पिन को भी वो इस तरह से रिप्रेजेंट की जाएगी ना। और उसके बाद ये जो मास है एक्चुअली में क्या है, ये अब रिलेटिविस्टिक मास हो जाएगा। कौन सा मास हो जाएगा, क्योंकि पार्टिकल जैसे जैसे मूव करेगा तो अपना मोमेंटा क्लाउड में देगा, अपना मोमेंटा, ये देखिए पार्टिकल जैसे जैसे मूव करेगा तो मोमेंटा जो है इसका, पार्टिकल मूव करेगा अपना मोमेंटा क्लाउड में देगा। ये पार्टिकल्स पास आएंगे, ये पास आएंगे, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी। जब पोटेंशियल एनर्जी एक्चुअली में बढ़ेगी और मोमेंटा चूँकि फिक्स कर दिया है तो मास भी बढ़ेगा, तो ये मासलेस पार्टिकल मास गेन करेंगे। तो वही में एक्चुअली में क्या होगा कि 4 पार्टिकल आए, मान लीजिए पास 4 सरफेस बनाया, लेकिन 6 पार्टिकल आएंगे तो पता लगा सरफेस 4 ही बन रहे हैं, बाकी के 4 पार्टिकल कहीं ना कहीं हिडन सरफेस बना रहे हैं, एक तरह से मास में कन्वर्ट हो जा रहे हैं। 4 पार्टिकल आए, 4 सरफेस अवेलेबल थे, लेकिन 8 पार्टिकल आ गए तब तो पता लगा 6 ही पार्टिकल दिख रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 उसी बक्से में ना, लेकिन 2 पार्टिकल कहीं ना कहीं गायब हो गए, वो मास में कन्वर्ट हो गए, हिडन पार्टिकल बना लिए, इस इलेक्ट्रॉन के बगल क्लाउड को मास दे दिए ना। तो एक्चुअली में इस तरह से इक्वेशन एक्चुअली में रिलेटिविस्टिक श्रोडिंगर इक्वेशन लिखी जाएगी।
और अगर हम आइंस्टीन के भी इक्वेशन को यूज करना चाहें, आइंस्टीन साहब की इक्वेशन को, तो एक्चुअली में टोटल इक्वेशन जो होनी चाहिए, यहाँ नहीं, वहाँ वहाँ यहाँ पेज खाली है। हाँ, यहीं ना? पे लिख रहे थे। तो अगर हमको डबल पढ़ना चाहिए ताकि हम, अच्छा हम इसको ऐसे लिख लेते, ठीक। हाँ, ये देखिए, तो अगर हम आइंस्टीन की, अगर हम एक झटके में इक्वेशन लिखना चाहें इस कॉन्सेप्ट के साथ, श्रोडिंगर इक्वेशन, तो डेवर बाई डेवर टी साई एक्स टी, रिलेटिविस्टिक श्रोडिंगर इक्वेशन जिसको मास भी ले रहे हैं, तो एक्चुअली में ये बराबर हो जाएगा माइनस एच बार अपॉन 2 एम को, एक्चुअली में एम रिलेटिविस्टिक मास है, तो एक्चुअली में आइंस्टीन के हिसाब से एम नॉट अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। लेकिन ये तो पार्टिकल हमने कहा ना कि इलेक्ट्रॉन का जो इलेक्ट्रॉन है वो पार्टिकल भी है और साथ में उसके साथ एक क्लाउड भी है। तो पार्टिकल तो स्लो हो रहा है, तो पार्टिकल स्लो होने से उसका मास घटेगा, लेकिन ये जो मासलेस पार्टिकल्स पास आ रहे हैं तो वो एक्चुअली में मास को बढ़ाएंगे। तो इसलिए इसको करेक्शन करना पड़ेगा, हम करेक्ट कर देंगे कि ये पूरा सिस्टम एक्चुअली में, इसको जिस पॉइंट पे ये पार्टिकल है और जो मास सबसे पहले जो मोमेंटम बगल वाले पार्टिकल में ट्रांसफ़र होगा तो मास बगल ही दिखेगा एकदम। तो जिस भी पोजीशन, अगर एक्स पोजीशन है पार्टिकल की, तो वहाँ पोटेंशियल एनर्जी एक्स है, वहीं पे साई की वैल्यू एक्स टी हो जाएगी ना। तो एक्चुअली में जब पार्टिकल अपना मोमेंटा खो रहा होगा तो क्लाउड मास भी गेन करेगा, मोमेंटा भी गेन करेगा, तो टोटल जो वेरिएशन आएगा, वेलोसिटी को तो हमने एकोमोडेट कर लिया, लेकिन एक्चुअली में क्लाउड में जो मास इंक्रीज हो रहा है, जो कहीं ना कहीं किसका फंक्शन है, साई एक्स का फंक्शन है, तो उसके कारण मास इंक्रीज भी होगा। तो इसलिए दूसरा फैक्टर हम यहाँ पे एक्चुअली में लिखना चाहेंगे साई एक्स टी ना, और बाकी इक्वेशन जो वही रहेगी, स्क्वायर बाई डेवर एक्स स्क्वायर साई एक्स टी प्लस 1 अपॉन एच बार, रिबाउंड वाला टर्म साई एक्स टी माइनस, हमने कहा ना कि जितने पार्टिकल आएंगे वो चाहे डिफ्यूजन से आए, ये देखिए कहाँ गई माँ, एक तो देखने में हमको दिक्कत है तो अपना लिखा ही नहीं ढूंढ पाते हैं। ये क्या हाँ, नीचे? हाँ नहीं, तो कितने पार्टिकल जो किसी बक्से में पर यूनिट वॉल्यूम डिफ्यूजन से आएंगे, डिफ्यूजन वाला टर्म ये रहा। रिबाउंड वाला टर्म, जो पार्टिकल मूव करेगा वो रिबाउंड भी करेगा, कुछ पार्टिकल्स को अंदर भेजेगा, रिबाउंड वाला टर्म ये रहा। लेकिन जितने भी पार्टिकल आएंगे टोटल, वो सारे क्या बोलते हैं, अवेलेबल नहीं होंगे ना, कुछ पार्टिकल्स आपस में कोइलेस कर जाएंगे, मास बना लेंगे, तो वो एक्चुअली में उस वाले टर्म को जो हम लिखेंगे, जो क्लाउड को मास दे रहे हैं, क्लाउड और पार्टिकल सिस्टम को, एस मल्टीप्लाइड बाई स्पिन कांस्टेंट यू एक्स मल्टीप्लाइड बाई साई एक्स टी, इसके साथ होगा। अब इस इक्वेशन में बस एक दिक्कत ये आ रही है कि इस इक्वेशन में कि अब जो है बाकी सारी इक्वेशन एक जैसी हैं, बाकी सारी इक्वेशन एस के साथ एक कांस्टेंट है, इधर एच बार एक कांस्टेंट है 1 अपॉन एच बार ना। कहने का मतलब फिर से एक साफ पन्ना मिल जाए पूरा यार तो काम हो जाए, बड़ा पन्ना हमको मिल जाए, ये है ना, साफ है ना, हाँ क्लीन है। कहने का मतलब अब जो टोटल इक्वेशन बनेगी तो डेवर बाई डेवर टी ना साई एक्स टी, तो पर यूनिट वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी जो चेंज होगी माइनस एच बार अपॉन 2m, m क्या हो जाएगा, m नॉट डिवाइडेड बाई अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, जो वेलोसिटी को है, और क्लाउड जो गेन करेगा उसको भी फैक्टर को लेना पड़ेगा, तो इसलिए हम साई एक्स टी नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, मल्टीप्लाइड बाई डबल डेरिवेटिव साई एक्स टी, रिबाउंड का टर्म 1 अपॉन एच बार यू एक्स साई एक्स टी, और हमने कहा ना पार्टिकल लॉस भी होंगे या पार्टिकल गेन भी होंगे, मासलेस पार्टिकल लॉस होंगे या गेन होंगे ना। तो
उसके लिए एक टर्म स्पिन कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाई यू एक्स मल्टीप्लाइड बाई साई एक्स टी ना। ये टोटल इक्वेशन है, रिलेटिविस्टिक श्रोडिंगर इक्वेशन है। ये क्या है? रिलेटिविस्टिक श्रोडिंगर इक्वेशन। अच्छा, इस इक्वेशन की खासियत क्या है कि इसमें दिक्कत क्या आ रही है? दिक्कत यही आ रही है कि जो हमने नीचे यहाँ पर एक्चुअली में साई एक्स टी जो नीचे ले लिया है, ये यूनिट का लफड़ा आ रहा है। क्या आ रहा है? यूनिट का लफड़ा आ रहा है। तो आप यहाँ या तो एक कांस्टेंट जोड़ लीजिए या आप इसको नॉर्मलाइज कर लीजिए। एक्चुअली में हमने ये मान लिया कि ये न्यूक्लियस है और ये मान लीजिए क्लाउड है नेगेटिव चार्जेस का, और ये पार्टिकल इस क्लाउड में मूव कर रहा है। तो पार्टिकल जो मास गेन करेगा क्लाउड के जरिए करेगा, और ये चूँकि पार्टिकल मोमेंटा जस्ट बगल में ही पहले ट्रांसफ़र करेगा, तो जो भी मास गेन होगा बगल वाले क्लाउड में होगा। तो जहाँ पार्टिकल जिस पोजीशन पे है वहीं पे ओवरऑल कहीं ना कहीं साई एक्स टी की वैल्यू हमने ले ली है। लेकिन चूंकि क्लाउड ओवरऑल मास गेन कर रहा है इस पार्टिकल के साथ, तो हमको इस साई एक्स को एक्चुअली में एक मीन वैल्यू लेनी चाहिए, या इसको जो साई एक्स की वैल्यू है एक मतलब रिलेटिव टू मीन वैल्यू लेनी चाहिए। मतलब टोटल एक मीन वैल्यू साई एक्स की, उससे आप इसको नॉर्मलाइज कर सकते हैं। तो ये नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट आप यहाँ पर एक कांस्टेंट नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट जोड़ सकते हैं, जो यूनिट भी सही कर देगा, वो पूरी इक्वेशन को और ज़्यादा बढ़िया बना देगा। तो एक्चुअली में श्रोडिंगर साहब ने जो विजुलाइज किया था इलेक्ट्रॉन को, इलेक्ट्रॉन पार्टिकल तो है ही है, लेकिन ये पार्टिकल बना कैसे है? ये मासलेस चार्ज पार्टिकल्स, मतलब क्लाउड मासलेस चार्ज पार्टिकल्स एक्चुअली में आपस में पास आते हैं, दूर आते हैं, कोइलेस होते हैं, ये सब होते हैं। तो कोइलेशन वाला टर्म तो हमने ऐड किया, मतलब इनके ही इस मासलेस चार्ज पार्टिकल के इंटरप्ले से एक्चुअली में फील्ड का जन्म होता है। और इसी मासलेस चार्ज पार्टिकल्स के जो इनकी डेंसिटी चेंज होती है, तो पार्टिकल एक्चुअली में कभी क्लाउड अपना मास खोता है, क्लाउड में मास बढ़ जाता है, क्लाउड में मास बढ़ जाता है। तो जहाँ सबसे ज़्यादा मास दिखेगा, मान लीजिए यहाँ दिख गया, तो पार्टिकल आपको यहाँ पास आता दिखेगा ना। और कभी जब ये क्लाउड जब वापस पार्टिकल जाएगा तो मोमेंटा पार्टिकल में जाएगा, तो पता लगा पार्टिकल और दूर हो गया और छोटा हो गया। इसको लोकेट करना मुश्किल है, लेकिन मोमेंटा सारा पार्टिकल में आ गया। तो लेकिन अब पार्टिकल आइडेंटिफाई नहीं हो रहा। पार्टिकल जब पास आएगा तो क्लाउड में मास जाएगा, तो पार्टिकल अब स्प्रेड दिखेगा, तो इसकी पोजीशन आपको अच्छे से दिखेगी। लेकिन अब मोमेंटा स्प्रेड हो गया है। इसी को कहते हैं क्या? अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल भी एक्सप्लेन करता है कि जब पार्टिकल न्यूक्लियस के पास आएगा अपने क्लाउड में, तो क्लाउड में मास गेन होगा, पार्टिकल अब अच्छे से दिखेगा, तो अनसर्टेनिटी पोजीशन में कम हो जाएगी। लेकिन मोमेंटा चूँकि हर जगह फैल गया है, तो जब एक्सपेरिमेंट करेंगे तो अलग अलग मोमेंटा मिलेगा, इसलिए मोमेंटा का कैलकुलेशन उसमें एरर ज़्यादा होगा। लेकिन जब पार्टिकल जब दूर जाएगा, वापस जब दूर जाएगा, तो मोमेंटा गेन करेगा, क्लाउड का मोमेंटा एकदम ख़त्म हो जाएगा, सारा का सारा मोमेंटा पार्टिकल में रहेगा। और पार्टिकल चूँकि क्लाउड का मोमेंटा एक्चुअली में मासलेस पार्टिकल के मोमेंटा था, उसमें अब कोई मोमेंटा ही नहीं है, तो इसलिए जो स्प्रेडिंग होगी पार्टिकल की वो एकदम ख़त्म हो जाएगी, और पार्टिकल में ही सारा मोमेंटा रहेगा, क्लाउड में कोई मोमेंटा नहीं रहेगा। और पार्टिकल तो मास गेन करेगा, लेकिन क्लाउड मास लूज कर जाएगा, इसलिए पार्टिकल दिखेगा नहीं, सारा मोमेंटा यहीं रहेगा। ओवरऑल सिस्टम भी मास लूज कर जाएगा, और वो मास लूज करेगा तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, पार्टिकल की स्पीड बढ़ जाएगी। तो मोमेंटा जब आप एक्सपेरिमेंट करोगे तो जहाँ कहीं भी मिलेगा, यहाँ कहीं अगल बगल नहीं मिलेगा, आपको इसी पॉइंट पे मिलेगा। तो मोमेंटा एक्चुअली में आपको करेक्ट मिलेगा, परंतु पार्टिकल की पोजीशन आपको पता नहीं लग पाएगी, क्योंकि बहुत छोटे ही पॉइंट पे वो मोमेंटा मिलेगा अगल बगल, लेकिन उस पॉइंट को आप लोकेट नहीं कर पाएंगे, देख नहीं पाएंगे। इसलिए वहाँ पर डेल्टा एक्स इसलिए डेल्टा एक्स में आपको एरर ज़्यादा मिलेगी। यही अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है। अब इस एपिसोड को हम ख़त्म करते हैं। यही सेंटेनरी ईयर में जो हम ट्रिब्यूट दे सकते थे अपनी तरफ से, वो हमने ट्रिब्यूट देने की कोशिश की, और इस तरह से स्पिन को समझाने की कोशिश की। स्पिन कांस्टेंट और कुछ नहीं है,
जब न्यूक्लियस की तरफ इलेक्ट्रॉन भागेगा उसका पार्टिकल, तो अपने ही क्लाउड में वो अपना मोमेंटा खोएगा और पार्टिकल स्प्रेड हो जाएगा। मोमेंटा पार्टिकल स्प्रेड हो जाएगा तो पार्टिकल तो दिखेगा उस पार्टिकल के अलाउंग, और क्या पता जहाँ स्प्रेड से जो नया पॉइंट बने तो वो आप उसको पार्टिकल समझे, लेकिन एक्चुअली में ये मास एनर्जी कन्वर्जन से ये चीज़ संभव हो रहा है ना। और जो वेव है एक्चुअली में किससे बनी हुई है, साई किससे बना हुआ है, मासलेस चार्ज पार्टिकल्स की डेंसिटी से साई हर एक पॉइंट पे बना हुआ है, और वो डेंसिटी किसी पॉइंट पर डिफ्यूजन के कारण चेंज होती है, रिबाउंड के कारण चेंज होती है, और पार्टिकल्स आपस में कोलाइज कर दें, या कभी कभी मास वापस में जब क्या बोलते हैं मासलेस पार्टिकल्स में जाए बदलेगा, तो वहाँ मासलेस पार्टिकल्स की संख्या मतलब मासलेस पार्टिकल रीजनरेट भी हो सकते हैं। आप इसको एक तरह से केमिकल रिएक्टर की तरह भी समझ सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सर।